तो हम लोगों ने अभी तक सीखा था कि अगर मैंने एक रिले बना ली, रिले की ज़रूरत, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग डेवलप कर रहे हैं बहुत बेसिक लेवल के, बहुत हाई रोबोट नहीं बना रहे हैं। एक बेसिक, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो केवल दो चार डिसीजन ले सके और सिग्नल को, ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट कर सके, ये मैंने बताया था, ट्रिप सिग्नल को जनरेट कर सके, ठीक है। ये जो ट्रिप सिग्नल होगा यही आगे जाके सर्किट ब्रेकर को लॉन्च करेगा या फिर एक तरीके से सर्किट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेगा। तो ये जो ट्रिपिंग सिग्नल था, इसको जनरेट करने के लिए हमने एक बेसिक का रोबोट बनाया, उसको हमने नाम दिया रिले। थी उसको हमने देखा कि उसके बारे में, अगर मुझे एक रिले अपनी डिज़ाइन करनी है, होने चाहिए, तो उसके लिए हमने एक देखा था, जैसे रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि अगर मैंने रिले लगा दी है तो मैं चैन की नींद सो सकता हूँ कि हाँ अगर रिले है तो वो काम करेगी और सर्किट को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करेगी एज पर द कंडीशन ऑफ द environment and the fault condition. So reliability is a important parameter of designing the relay. Reliability के बाद the second parameter which I have already discussed is हम लोगों ने सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी के बारे में मैंने बता दिया था कि सिलेक्शन करना होगा आपको कि फॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बीच में। तो तीन सिलेक्शन बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला सिलेक्शन था कि फॉल्ट और नॉर्मल कंडीशन के बीच में, दूसरा था फॉल्ट और ट्रांजिएंट कंडीशन के बीच में, और तीसरा था जोन के बीच में कि जोन आपका है या आउटसाइड जोन है, ठीक है। इनर जोन एंड आउटसाइड जोन, ये बताया था मैंने। इसके अलावा फिर मैंने एक और पार्ट डिस्कस करा था, रिलायबिलिटी हो गया, सेलेक्टिविटी हो गया। एक चीज़ और डिस्कस जो मैंने की थी, आई थिंक देखना पड़ेगा मेरे को, सेंसिटिविटी। ओके, सेंसिटिविटी मैंने डिस्कस करी थी। सेंसिटिविटी के बारे में मैंने बताया था तुम्हें कि मिनिमम इनपुट यानी कि पिकअप करंट को हमने डिस्कस करा था। पिकअप करंट एक डाउट भी आया था मेरे पास। तो बेसिकली अगर आई हमारा फॉल्ट करंट है, ठीक है, आई फॉल्ट करंट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने कहा अगर 5 एम्पेयर करंट है तो 5.1 पे ये जो रिले है वो ऑपरेट कर जानी चाहिए, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया, पिकअप करंट हो गया, यानी कि जिस पर रिले फॉल्ट की तरह ट्रीट करने लगेगी, की तरह ट्रीट करने लगी करंट को। तो ये बेसिकली पिकअप, इसकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। प्रैक्टिकली यही होता है कि किस करंट पे रिले ऑपरेट होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, रिले ऑपरेट करना आपका स्टार्ट कर देगी। तो ये इस तरीके का पिकअप करंट था, ठीक। आज हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, स्टेबिलिटी के बारे में। तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूँ, ये मैंने बेसिक रिवाइज करा दिया है तुम्हें। तो स्टेबिलिटी क्या कहती है, तो जरा इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है टू रिमेन, जो प्रोटेक्टिव सिस्टम आप लोग जो भी तैयार करोगे वो स्टेबल रहना चाहिए, इज फ्लोइंग थ्रू इट्स प्रोटेक्टिव जोन, ठीक है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं आपके पास, जैसे एक रिले मैंने यहाँ लगाई है, ठीक है, ये रिले है मेरी, ये जो रिले है ये मान लेते हैं एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए लगाई गई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से लाइन जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। ये ट्रांसमिशन लाइन आगे चल के मान लेते हैं तुम्हारे इससे फिनिक्स मॉल से जा रही है, जो मॉल है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ से पास हो रही है इस तरीके से, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पे भी एक रिले लगी हुई है, रिले वन, बहुत ध्यान से समझना है इसे। ये इसका प्रोटेक्टिव एरिया है, रिले टू का प्रोटेक्टिव एरिया। अब होता क्या है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे फॉल्ट हो जाता है, ठीक, ये देखते हैं यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ फॉल्ट हुआ तो ये क्या करेगा, फॉल्ट का एक फीचर क्या होता है मैंने बताया था पहले क्लास में, कि अगर एल जी फॉल्ट मान लेते हैं तो उससे क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू डाउन हो जाएगी, करंट की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, और इम्पिडेंस की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि इम्पिडेंस इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ये बढ़ाओगे ये कम करोगे तो ये बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि एल जी फॉल्ट एक हो गया, वैल्यू बहुत बढ़ गई, तो ये करंट कहाँ से आएगा, सोर्स ये था सप्लाई स्टेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, सप्लाई स्टेशन, तो यहाँ से क्या होगा, करंट की जो डिमांड होगी ये ऐसे करके मांगी जाएगी एक्स्ट्रा करंट की, ठीक। ये एक्स्ट्रा करंट की डिमांड है, ठीक है। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो देखो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, ये देखो इसके जोन में से होते हुए आ रहा है, रिले वन के जोन में से होते हुए आ रहा है इस लाइन से, ठीक है। रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि रिले टू तो ट्रिप करे, ठीक है, रिले टू जो हो वो ट्रिप कर जाए और सिस्टम को बचाए, लेकिन रिले वन जो है ये ट्रिप ना करे। अगर ये ट्रिप कर गई तो ऐसे में क्या होगा, तुम्हारे मॉल की लाइट एरिया का चला जाएगा, प्लस यहाँ की भी लाइट शट डाउन हो जाएगी, जबकि केवल इस पोजीशन पे हुआ है, यहाँ का फॉल्ट तो हुआ नहीं है। तो इस लाइन को हमें प्रोटेक्ट रखना जरूरी है,
लेकिन स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो रिले वन है, रिले जो है रिले वन, ये स्टेबल रहे, फॉल्ट नहीं हुआ है। देखो, रिमेन स्टेबल, ठीक है, व्हेन अ लार्ज करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट्स प्रोटेक्टिव जोन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई फॉल्ट हुआ है, विच नॉट लाइन इट जोन, अगर उसके जोन में फॉल्ट नहीं हुआ है, में ये जो रिले वन है, अगर रिले टू के जोन में फॉल्ट हुआ है तो रिले वन जो है वो ट्रिप नहीं करनी चाहिए। ये जो कल मैंने एक पॉइंट आपको बताया था सेलेक्टिविटी वाला, कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है कि अगर आपकी रिले वन यहाँ पे है और रिले टू का एरिया यहाँ है, तो रिले टू में अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो रिले वन ट्रिप ना कर जाए, उसको पता होना चाहिए कि इनर जोन और आउटर जोन क्या है। बिल्कुल वही यहाँ पे इसी तरीके का पॉइंट है, लेकिन ये इसको ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट एक्स्ट्रा डिमांड होगी वो करंट इसी थ्रू आएगा, ये वायर वन थ्री वन से आएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ फॉल्ट है तो इधर भी रिले ट्रिप हो सकती है क्योंकि फॉल्ट की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। तो हमें इस तरीके से अपनी कि ऐसे स्टेबल रहे, यानी कि जब करंट मॉल के टू इधर आए तो रिले वन ट्रिप ना हो जाए, उसे पता होना चाहिए कि उसके जोन का फॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है द यहाँ पे द कंसर्न सर्किट ब्रेकर, कंसर्न सर्किट ब्रेकर इज सपोज टू बी क्लियर द फॉल्ट। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड पॉइंट है जो मैंने बनाया था कि रिले जो वन है, यानी कि रिले टू, क्योंकि इतना हैवी करंट, यानी कि 1 एम्पेयर मान लेते 2 एम्पेयर के लिए बनी हुई है और वहाँ 20 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, ये डिवाइसेस डैमेज हो जाएंगी। तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, हमारी रिले क्या होता है, ये रिले थोड़ी देर तक के लिए वेट करेगी, रिले वन जो है वो वेट करेगी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। अगर रिले टू ए वन जो होगी वो क्या करेगी, ऑपरेट कर जाएगी। ठीक है, ये देखा जाता है कि थोड़ी देर तक के लिए वेट के बाद ये हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिले तुम्हारी ऐसे होनी चाहिए, यानी कि जब आपको ये सारी चीजें रूल्स हैं बनाने चलोगे तो रिले के साथ क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि रिले ये पहचान ये स्टेबल रह सके जबकि पड़ोस में फॉल्ट हुआ है और फॉल्ट करंट उसके जोन से जा रहा है, पर वो थोड़ी देर तुरंत ही ट्रिप ना हो जाए, थोड़ी देर वेट करे। अगर फॉल्ट तब भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तब जाके वो ट्रिप हो। ठीक है, अगर वो फेल हो जाता है देन इन दिस केस दो रिले जो है वो ट्रिप हो जाए। ठीक है, देखो ये लाइन दे रखी है, आफ्टर प्रेजेंट डिले द रिले विल ऑपरेट बेटर, यानी कि जो डिले जो होगा ये सेट डिले होगा। सेट डिले यानी कि हमने अगर मान लेते हैं मैंने रिले बनाई, उसमें मैंने कहा 2 सेकंड तक तुम्हें इंतजार करना होगा। ठीक है, अगर 2 सेकंड में ये रिले ट्रिप ये वाली नहीं हुई तो ऐसे में तुम ट्रिप हो जाना। तो ये जो होता है प्रेजेंट डिले, यानी कि एक सर्टेन डिले या सेट डिले के बाद जो है वो रिले तुम्हारी ऑपरेट कर जाएगी और सर्किट बोर्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेबिलिटी का ये ओरिजिनल मीनिंग है। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट ऑपरेशन, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, सभी को इसका अंदाजा होगा क्योंकि मैंने बताया कि हमारा ओरिजिनल जो बनाने का जो रिले जो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव जो था, ऑब्जेक्टिव वही यही था, ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम लोग क्या चाहते हैं, फास्ट ऑपरेशन चाहते हैं। ठीक है, हमें फास्ट ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो रिले जो हमने बना रहे हैं उसके पीछे जो हमारा मेन मोटिव था वो यही था कि फास्ट ऑपरेशन हम लोग करवा सकें। और ये फास्ट ऑपरेशन के लिए, ठीक, क्योंकि हम लोग क्योंकि क्या होता है कि अगर एसी साइकिल की बात की जाए तो 0.02 सेकंड में काम हो जाता है, एक साइकिल पास हो गई। हैवी करंट आया, यानी कि अगर ये एसी जो वेव है, इसका एसी वेव इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है। ठीक है, तो सोचो एक बार पॉजिटिव 100 एम्पियर, एक बार नेगेटिव 100 एम्पियर पास हो चुका है, 0.02 सेकंड में पास हो जाएगा तुम्हारी डिवाइस में से। चला रहे हो या फिर तुम लैपटॉप चला रहे हो और वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, तो सोचो 100 एम्पियर करंट जो है वो, अगर तुमने उसे समय रहते नहीं रोका तो इसीलिए क्या होगा कि फास्ट ऑपरेशन की आप लोग मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड की जरूरत होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है एक प्रोटेक्टिव सिस्टम शुड बी आइसोलेट द फॉल्ट एलिमेंट। ठीक है, कि जो तुम्हारा रिले है, जो प्रोटेक्टिव सिस्टम हम लोग बना रहे हैं वो इतना फास्ट होना चाहिए कि वो क्या कर सके, उनको क्विकली बचा सके और मिनिमाइज कर सके डैमेज को, डैमेज कम से कम होना चाहिए। ठीक, ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है ऑपरेशन टाइम, यानी कि नॉर्मली जो ऑपरेटिंग टाइम होता है प्रोटेक्टिव रिले का वो कितना होता है, एक साइकिल। एक साइकिल मतलब ये, यानी कि एक साइकिल यहाँ तक की होगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग टाइम जो है प्रोटेक्टिव रिले का कितना होगा, 1 साइकिल का अप्रॉक्स होगा। 1 साइकिल यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 0.02 सेकेंड ये होता है नॉर्मल। ठीक है,
और हाफ साइकिल रिलेज आर आल्सो अवेलेबल। ये देखो यहाँ पे बताया कि हाफ साइकिल रिले भी अवेलेबल, यानी कि 0.01 सेकंड ऑपरेट करने वाली रिले भी मार्केट में अवेलेबल है। पर हाँ, जितना ज़्यादा तुम टाइम कम करोगे उतनी ज़्यादा इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि आपको उतनी महंगी रिले पड़ेगी। ठीक, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप खरीदेंगे, यानी कि अगर तुम मान लेते हैं बहुत महंगा तुमने 10 करोड़ या समथिंग 13 करोड़ का अगर तुम्हारा सेटअप है, ठीक है, तो ऐसे केस में रिले जो होगी वो मायने नहीं रखती, उसको बचाना ज़रूरी है। जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर है, बहुत ही महंगा होता है, ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर, ठीक, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे केस में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप हाफ साइकिल तक की रिले यूज़ करेंगे, ताकि आधी साइकिल में ही हम लोग अपने अपने जो सिस्टम है उसे डिफेंड कर सकें, उसे बचा सकें इस तरीके के फॉल्ट अटैक से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट ऑपरेशन, इसमें कुछ खास नहीं है। बस ये याद रखना कि एक साइकिल से कोशिश करनी है कि जो अवेलेबल होती है वो एक साइकिल की भी है, और हाफ साइकिल, यानी 1 to हाफ एंड 1 साइकिल के बीच में हमारा रिले जो तुम डिज़ाइन करोगे अपने फ्यूचर में, तो इस रेंज में ऑपरेट करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को, तो आई होप ये 5 क्वालिटी आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो अगर बात की जाए, हमने एक पढ़ा था रिलायबिलिटी, पढ़ लिया था रिलायबिलिटी की, हमारे सिस्टम रिलायबल होना चाहिए रिले। दूसरा मैंने सेंसिटिविटी पढ़ा, सेंसिटिव मतलब होनी चाहिए कि वो छोटे से छोटे फॉल्ट को चेंज को सेंस कर पाए। तीसरा हमने सेलेक्टिविटी पढ़ा कि वो सेलेक्ट कर पाए फॉल्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। चौथा मैंने अभी पिछले वाले ऑपरेशन में पढ़ा है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि रिले तुम्हारी स्टेबल रहे जब उसकी केस में फॉल्ट नहीं हुआ है, बेमतलब में ना उछले, बेमतलब में ऑपरेट ना कर जाए वो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑपरेट ही ना करे अगर कोई और फेल हो जाता है, ठीक है। ये एक तरीके की रिजर्व फोर्स होती है, रिजर्व की तरह काम करे, कि अगर हमारी जो प्राइमरी फोर्स है फर्स्ट अटैक नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, देन सेकेंड अटैक के लिए हमारी दूसरी फोर्स जो है वो तैयार रहे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फिफ्थ, यानी लास्ट, यानी फास्ट ऑपरेशन। ये बहुत प्राइमरी कंडीशन है, फास्ट ऑपरेशन ये तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। तो 3 S है, R एंड F है, ठीक है, SRF, ठीक है। तो SSSRF ऐसे याद रख सकते हो इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, इनमें से कुछ भी पूछ लेंगे। 1 नंबर में तुमसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, और वाइवा में बहुत पूछा जाएगा, याद रखना ये चीज़। तो इसलिए इसको अच्छे से, जो मैंने बताया है, ये जो पॉइंट्स दिए इनको याद कर सकते हो, ठीक। तो अब चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जोन ऑफ प्रोटेक्शन। जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप ने क्वेश्चन ने पूछा था कि कैसे जोन डिसाइड करते हैं, ये तो अभी नहीं बताऊंगा मैं, ये आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कैसे जोन बनता है। तो क्या होता है उसको जरा समझते हैं। मैं हर बार, आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने डायग्राम बनाया, उसमें एक रिले बनाई थी R, ठीक है, और उसके आसपास का कुछ ऐसा एरिया बना दिया था, और ये मैंने कह दिया था ये जोन है, ठीक है, जिसमें काम करती है रिले 1 थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जोन में काम करती है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जोन हमने बना लिया, तो जोन ऑफ प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। जोन ऑफ प्रोटेक्शन का यहाँ पे ये जो पूरा सेंस है वो इस तरीके से बताया गया है कि प्रोटेक्ट सिस्टम डिवाइडेड नंबर ऑफ जोन, यानी कि जोन बेसिकली एक रिले का एरिया होता है, जिसमें कि रिले जो है अगर उस एरिया के अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा या कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी, तो उससे जो रिले है वो सेंस कर पाएगी, ठीक है। यहाँ इस एरिया में अगर कोई भी फॉल्ट आएगा, तो इस एरिया में रिले जो होगी वो उसे सेंस कर पाएगी, तो क्या करेगी, सबसे पहले सेंस कर पाएगी, ठीक, सेंस करने के बाद क्या करेगी, ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगी, ठीक, सेंस कर पाएगी, देन जनरेट करेगी, ठीक है, सेंस देन ट्रिप सिग्नल, देन सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करवा पाएगी। बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर मान लेते हैं पूरी एक जोन, एक बेसिकली ऐसा एरिया जिसमें ये जो रिले है तुम्हारी, ये सेंस कर पाएगी, ट्रिप सिग्नल को जनरेट कर पाएगी, और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवा पाएगी, ठीक है। तो पूरा पावर सिस्टम जो होता है बेसिकली हमने उसे डिवाइड कर रखा होता है नंबर ऑफ जोन्स में, ठीक है, जोन्स में हमने उसको बांट रखा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे भी बटा हुआ है, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन होता है, NER है, नॉर्थ रीजन, ऐसे करके जोन्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये हमें पता चलता है, देखो पावर सिस्टम एक बहुत बड़ा है, मान लेते हैं अपने घर का एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, ठीक है, तुमने भी अपने घर को कई जोन्स में बांट रखा होता है। कभी भी जो घर अगर आप लोग देखोगे MCs लगी होती है मीटर के पास, तो MC1, MC2, MC3, ये सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ये जो होते हैं MCB,
ये जो होते हैं ये भी आपके घर को जोन में बांट देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ड्राइंग रूम है, ठीक है, और एक बेडरूम है, एक किचन है। तो ये तुमने क्या करा, अपने एरिया को कई जोन में बांट दिया। इससे फायदा ये होता है कि अगर मान लेते हैं तुम कोई पर्टिकुलर एरिया में फॉल्ट हुआ, जैसे हुआ, ठीक है, तो तुम्हारी ड्राइंग रूम की एमसी जो होगी वो ट्रिप कर जाएगी। ड्राइंग रूम से जुड़ी हुई जो एमसी होगी, जैसे मान लेते हैं एमसी 4 एमसी है, तो हमारे पास 4 जोन है, तो ये ड्राइंग रूम की है, तो ये ट्रिप कर गई फॉल्ट होती ही। अब क्या होगा, अगर तुम्हें घर की रिपेयरिंग करानी है, जाएगा कि कौन से एरिया में फॉल्ट हुआ है। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ऐसे में क्या होगा, तुम्हें पूरा घर की वायरिंग को चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो जोन बांटने से क्या होता है, जोन को डिवाइड करने से फायदा ये मिलता है कि हमें पता रहता है कि अच्छा यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, या यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, या यहाँ। ठीक, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम्हें पूरा का पूरा घर की वायरिंग जो होगी उसे चेक करना पड़ेगा। तो जोन में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है, ऐसे रेलवे में होता है। रेलवे में आपके जोन में बांट दिया जाता है रेलवे। ठीक, तो उससे क्या होता है, उस एरिया के जो ट्रेन होती हैं उनको वो जोन कवर करता है। इस एरिया की ट्रेन को ये जोन, इस एरिया की ट्रेन को ये जोन। ऐसे फायदा क्या होता है कि अगर कोई ट्रेन यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन में खराबी आ गई, कुछ भी है, तो केवल वो जोन इंचार्ज होगा, बाकी जोन जो होंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। बाकी जोन जो होंगे वो आपके इस तरीके से इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इससे ये फायदा होता है, ठीक है। तो बेसिकली फायदा क्या होता है यहाँ पे, आपको जोन्स डिवाइड हो जाते हैं, जोन से आपका काम आसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इससे जो है हम लोग कंट्रोलिंग ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बताया, तो ये तो हो गई बात कि जोन में क्यों बांटा गया। ठीक, बेसिकली उसके बाद प्रोटेक्टिव जोन कवर्स वन ऑफ द मोस्ट टू एलिमेंट ऑफ द, ठीक है, मोस्टली 2 एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम। ये देखो एक कंडीशन बता रखी है कि जो बेसिकली आप एक जोन की अगर बात करोगे, एक जोन जैसे कि Z1 जोन है, तो उस जोन में एक या एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स जो होंगे वो कवर होंगे। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट कौन से होते हैं, एलिमेंट होते हैं पावर, सॉरी ट्रांसफार्मर, पावर, पावर है, ठीक है, सीटी हो सकता है, पीटी हो सकता है, ठीक, और बस बार हो सकती है, ठीक है, और अल्टरनेटर हो सकता है, ठीक, और ट्रांसमिशन लाइंस हो सकती हैं। ठीक, तो बेसिकली इन सबको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, ये सारे सारे एलिमेंट होते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव जोन में तुम्हारा एक एलिमेंट होगा या फिर 2 एलिमेंट होंगे, यानी कि सीटी पीटी दो को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जोन में हमने बांट रखा होता है। ठीक है, इन सच अ वे दैट द एंटायर पावर सिस्टम इज, देखो अच्छा ये इसका मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ किस तरीके से ये बनता है, लगता है पावर जोन वाला सिस्टम। ये रहा, ठीक, तो ये देखो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, इसको बड़ा ध्यान से देखना। तो देखो हमने क्या करा है, ये अगर पावर सिस्टम की बात की, एक जनरेटर है यहाँ पे, ठीक, ये देखो ये तुम्हारा जनरेटर है जी, पावर बन के आगे जा रही है। ठीक, उसके बाद ये देखो ट्रांसफार्मर आ गया, प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे स्विच गियर प्रोटेक्शन है। ठीक, ईएचवी स्विच गियर प्रोटेक्शन, जो बेसिकली तुमने ये जो होता है कई बार, ठीक है, लाइटनिंग के लिए भी स्विच गियर प्रोटेक्शन। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन्स है, ठीक, ये ट्रांसफार्मर है, ऐसे करके। तो देखो तुम देखो ये एक जोन है, एक जोन ये है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, ऐसी एक जोन ये है, ठीक है, एक जोन देखो ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये जो ये वाले जोन है, देखो एक एलिमेंट केवल है इसके अंदर, जनरेटर, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, देखो एक एलिमेंट है जनरेटर, ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या एलिमेंट है, ट्रांसफार्मर है, इस जोन का क्या एलिमेंट है, ट्रांसमिशन लाइन है, बस बार है, ठीक। अब देखो क्या होता है, ये इस तरीके से हमने जोन बांट दिए, जोन, ठीक। एक होते हैं सेकेंडरी जोन, सेकेंडरी जोन जैसे कि ये, ठीक है, ये क्या होता है, हमने क्या करा है, हमने कहा ठीक है, एक तो इसको ले लिया, सेकेंडरी प्रोटेक्शन, ये हो गई प्राइमरी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी कि अगर मान लेते हैं ये वाली जो रिले है, सर्किट ब्रेकर जो है यहाँ पे लगा हुआ इस जोन में, Z1 है, इस जोन की रिले जो है Z2 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं Z1 फेल हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जनरेटर तो हमारा उड़ जाएगा। तो इस चीज इस अगर इस चीज को बचाने के लिए क्या करा है हमने, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी हुई है। यानी कि अगर इस एरिया में कोई और फॉल्ट हो जाता है, तो तुम्हारा ये वाला जो यहाँ की सर्किट ब्रेकर वो रिले होगी Z3, वो ऑपरेट
वाली जो रिले होगी इसका बड़ा काम है सेकेंडरी रिले, क्योंकि सेकेंडरी प्रोटेक्शन का क्या है, एरिया काफी बड़ा है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑपरेट करेगी देन सेकेंडरी। इसको आगे भी सीखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेन बात है यहाँ पे ये समझो के अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है जी, ठीक है, एक एलिमेंट है ट्रांसफार्मर लाइंस, और एक है, तो एक एक एलिमेंट है जो मैं बताया था। वापस से चलते हैं स्लाइड पे हमारी, तो अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट मैंने ये वाला क्लियर कर दिया था, ये भी सॉरी हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। ठीक, तो यहाँ पे देखो प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो इस तरीके से प्लान किया जाता है कि पावर सिस्टम इज एंटायरली कवर्ड, ठीक है, पूरा का पूरा कलेक्टिवली कवर्ड होना चाहिए, दस नो पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नो पार्ट ऑफ द सिस्टम इज लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड। ठीक, तो अगर मान लेते हैं आपका पूरा पावर सिस्टम है, ये जनरेटर था, ये ट्रांसफार्मर था, देन यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन थी, फिर यहाँ अगेन ट्रांसफार्मर था, यहाँ लोड था। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक प्रोटेक्शन ये हो गया, 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 ठीक है, तुमने इस तरीके से दे दिया। अब देखो एक यहाँ दे दिया, तो हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी पार्ट जो है वो अनप्रोटेक्टेड ना रह जाए। अनप्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ, देखते हैं। अगर अब जैसे ये वाला एरिया देखो ये बचा रह गया है, ठीक है, ये एरिया देखो बचा रह गया है इतना सा, अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया तब क्या होगा, तब तो सिस्टम ऑपरेट ही नहीं करेगा, ठीक है, या यहाँ कोई फॉल्ट आ गया तो सिस्टम ऑपरेट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बचा हुआ एरिया है, तुम्हारे जोन के अंडर में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या, नेक्स्ट वाला देखो, एडजेसेंट प्रोटेक्टिव जोन्स मस्ट ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। तो होना इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दोनों प्रोटेक्टिव जोन है ये ऐसे नहीं बनेंगे, ये गलत बनाए हैं मैंने। ठीक, तो इसका सही तरीका क्या होगा, सही तरीका होगा, अगर ये जनरेटर है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक, तो अगर इसका एरिया ये है, देन इसका एरिया इतना होना चाहिए, यानी कि ओवरलैपिंग, ये कहलाती है ओवरलैपिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट तुम्हें बताया गया, हमने जोन में बांट दिया। दूसरा मैंने कहा कि हमने एक जोन में एक या दो एलिमेंट लेंगे। तीसरा पॉइंट बताया गया कि कोई भी पार्ट हमने छोड़ना नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। चौथा पॉइंट आ गया कि एडजेसेंट प्रोटेक्टिव जोन जो होंगे, एडजेसेंट माने कि एक पास वाले, तो जो नेबरिंग प्रोटेक्टिव जोन होंगे वो मस्ट भी ओवरलैप, ठीक है, वो ओवरलैप करने चाहिए, यानी कि ये सही डायग्राम है और ये गलत डायग्राम है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया तो कोई ऑपरेट नहीं करेगा, यहाँ पे भी कोई फॉल्ट हो गया तो ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर ओवरलैप करोगे तो कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फॉल्ट जो होगा वो इस केस में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं रह जाएगा जिसे। अच्छा हाँ, एक चीज और होती है, डेड जोन। ठीक है, डेड जोन बेसिकली वो एरिया होता है जो प्रोटेक्शन से बच जाता है, जैसे कि ये क्या है, डी जेड, डेड जोन। ऐसे ये एरिया क्या है, डेड डेड जोन है, DZ2, ये DZ1 है। ऐसे देखो ये एरिया बचा रह गया है, ये एरिया रह गया है, तो ये हो गया डेड जोन 3। यानी कि डेड जोन मतलब ऐसा जोन जिसमें अगर फॉल्ट हो जाए तो वो कोई भी रिले ऑपरेट ना हो, यानी कि वो कवर ही नहीं है। तो हम लोग की कोशिश क्या होती है, एक पावर सिस्टम इंजीनियर होता है, इंजीनियर होने के नाते, कि DZ = 0, यानी कोई भी डेड जोन नहीं होना चाहिए। अगर डेड जोन है तो आपका पावर सिस्टम रिलायबल नहीं है, कभी भी फॉल्ट आ सकता है और वहाँ पे कोई भी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक, अब इससे ये चीज मैंने सीख ली, ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या, एक प्रॉब्लम आ गई सामने। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या आई है उसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है, लेकिन बहुत कुछ खास मैंने सिंपल ही चीजें बता दी हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे कि डेड जोन हटा दिया हमने, और ओवरलैपिंग का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर ये जनरेटर है, इसका ये जोन है, पर ये जनरेटर है, ठीक है, यहाँ से ये ट्रांसफार्मर है, एक जोन ये है और एक जोन ये है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये पर्सन, ये जो एरिया है इसको हम लोग कहेंगे ओवरलैप एरिया, ठीक है, ओवरलैप ये जरूरी होता है, ठीक है। अब लेकिन देखो, इफ द फॉल्ट अगर इन द ओवरलैपिंग जोन, ठीक है, अब कंडीशन जरा देखते हैं, पहला वाला पॉइंट, कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया, ठीक, अब अगर इस केस में कोई फॉल्ट हुआ है तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ की रिले मान लेते हैं R1 है, इसकी रिले जो है R2 है, तो ऐसे केस में, ये वाले केसेस में R1 एंड R2 जो रिले होंगी, ठीक है, बोथ विल ट्रिप, ठीक है, यानी कि दोनों की दोनों ट्रिप करेंगी। अगर दोनों की दोनों रिले ट्रिप कर गई, यानी कि R1 भी ट्रिप कर गई और R2 भी ट्रिप कर गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया जो होगा वो
बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, यानी कि फॉल्ट हुआ यहाँ पे, ठीक। तो दोनों की दोनों रिले जो होंगी वो ट्रिप कर जाएंगी। तो इसीलिए क्या होगा, देखो ये बात दे रखी है कि मोर सर्किट ब्रेकर देन द मिनिमम, यानी कि मिनिमम क्या होना चाहिए था, कोई एक ट्रिप होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने इसे ओवरलैप करा हुआ है तो ऐसे में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सर्किट ब्रेकर जो होंगे वो ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया, ये डिसएडवांटेज होता है ओवरलैपिंग का, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है फिर क्या करना है, तो देखो यहाँ पे ये फिफ्थ पॉइंट या सिक्स पॉइंट जो है, ये सॉल्यूशन बताया है। तो एक लो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप यूज करेंगे, यानी कि आपको क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम ओवरलैप, यानी कि अगर ये जनरेटर है और ये यहाँ से लाइन आई है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो आप ये उसका प्रोटेक्शन एरिया अगर ये है, तो दूसरे का जो प्रोटेक्शन एरिया बनाओगे वो कुछ ये बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब की जो एरिया ओवरलैपिंग है वो क्या हुआ, ये वाला हुआ। तो इतना सा एरिया रह गया, यानी कि इस एरिया में, अगर इस एरिया में यहाँ पे फॉल्ट होने के चांसेस बहुत रेयर होंगे। तो यानी कि ऐसा कंडीशन बहुत कम होगी कि दोनों दोनों के दोनों जो तुम्हारे रिले हैं, रिले 1 एंड रिले 2, दोनों के दोनों ट्रिप कर जाएं, ठीक है। तो इस बात को इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि लो एक्सटेंट में लेना है, ठीक, लो एक्सटेंट में ओवरलैपिंग करवानी है, ठीक, जिससे कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट ब्रेकर जो हो वो ट्रिप ना करें। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि ये इसके बीच में एक बैलेंस बता दिया कि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग भी नहीं करनी है और ओवरलैपिंग बहुत कम, यानी कि जीरो ओवरलैपिंग भी नहीं करनी है, ये भी गलत है, और एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग भी गलत है, ठीक है। आपको क्या करना है, मिडवे का पाथ लेना है, यानी कि लो ओवरलैपिंग करनी है। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ओवरलैपिंग का। तो ओवरलैपिंग करते समय जब भी आप जोन की ओवरलैपिंग करें तो इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए और मिनिमम ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से ये ऑपरेट करता है। और अगर आप लोग ज़्यादा ओवरलैपिंग करोगे तो क्या होगा, जैसे कि अगेन बरेली का एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। अगर ये बिल्कुल इस तरीके से कि मान लेते हैं, अगेन ये हमारी एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है और ये मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये रिले लगी हुई R1 R2, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसका एरिया ये है जोन ऑफ प्रोटेक्शन, और इसका एरिया जोन ऑफ प्रोटेक्शन ये है जिसमें हमने ओवरलैपिंग एक्स्ट्रा कर रखी है, ठीक। ये ओवरलैपिंग है। तो ऐसे में अगर इस पॉइंट पे फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक। तो अगर यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ये फॉल्ट हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, फॉल्ट हुआ है रेंज में इसके, लेकिन ट्रिप ये भी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, अगेन काफ़ी देर तक के लिए शट डाउन हो जाएगा, अगेन काफ़ी देर तक के लिए कट आउट हो जाएगी लाइट, ठीक है, लाइट कट ऑफ हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी और भी मतलब का, यानी कि अनकंडीशनल शट डाउन हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे में रिलायबल ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, रिलायबल इन द सेंस कि हर थोड़ी देर में लाइट चली जाया करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जिस एरिया में फॉल्ट हो उसी एरिया में ट्रिप हो वो रिले। तो ऐसे में क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि आप लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, जोन है, और ये जो है ये इतना जोन ले लेते हैं, ठीक है। ये ओवरलैपिंग जोन कर दिया हमने, ठीक। ओवरलैपिंग जोन ये जो करा है ये, यानी कि इस एरिया में पहले कितना था, पहले कुछ इतना बड़ा एरिया था ओवरलैपिंग का, अब देखो इतना सा रह गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है फॉल्ट होने की वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो इस पॉइंट में जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी मान लेते हैं P1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी P2 है, तो P2 बहुत बहुत ज़्यादा होगी P1 से, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूर है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसके लिए हम लोग ये करते हैं। क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, दूसरा पॉइंट भी। तो रिलेटिवली कम करना है, अगर ज़्यादा करते हो जाएगी, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। अच्छा एक बात और याद रखना, ओवरलैपिंग करते क्यों है, जो वाई भी ओवरलैप, तो आंसर है उसका, अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है तो डेड जोन को अवॉइड करने के लिए, डेड जोन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि कोई भी डेड जोन ना मिले, ठीक है। डेड जोन शुड बी जीरो, ये हमेशा होने चाहिए, ठीक है, कैसे भी करके डेड जोन हमेशा जीरो होनी चाहिए। ओके, हम लोग आगे क्लास में देखेंगे इसको। यहाँ पे एक डाउट आया है, एक तो ये पूछा गया था कॉलेज कब खुलेगा, तो इसकी कोई अभी मेरे पास ऑफिशियल जब आएगी तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा।
दूसरा एक डॉट पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो रिलायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी डिवाइस रिलायबल है तो उसके एरिया यानी कि उसके जोन में अगर कोई फॉल्ट होगा तो वो उसको डिटेक्ट करके और रिलायबल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, यानी कि अगर उस जोन में कोई भी तरीके का फॉल्ट है तो वहाँ वो वर्क करेगी, ऑपरेट करेगी, वहाँ पे ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट करेगी। स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर उसके जोन का फॉल्ट नहीं है पर फॉल्ट करंट उसके जोन से पास होता हुआ जा रहा है, तो ऐसे केस में रिले जो है आपकी वो ट्रिप नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि अगर किसी दूर जोन में हुआ है, यानी कि प्रोटेक्शन जोन के बाहर का एरिया है और वहाँ फॉल्ट हो गया है, लेकिन वो जो फॉल्ट हुआ है वो लाइन पास तुम्हारे जोन से हो रही है, पर क्योंकि तुम्हारे जोन में फॉल्ट नहीं हुआ है तो तुम्हारी रिले ट्रिप नहीं करेगी सर्टेन टाइम तक। अगर तुम थोड़ी देर देखोगे, ठीक है, कि सामने वाली रिले ऑपरेट करती है, अगर नहीं करेगी तब तुम जैसे कि अगर मान लेते हैं अभी शहर में लड़ाई हो जाए तो यहाँ पे पहले पुलिस फोर्स आएगी। अगर पुलिस ऑपरेट करने में फेल हो जाएगी तब हम मिलिट्री को बुलाते हैं, क्योंकि भले ही मिलिट्री को भी पता रहता है कि यहाँ दंगा हुआ है, लड़ाई हुई है, पर जब तक वो थोड़ा वेट करा जाता है, अगर पुलिस तुम्हारी काबू नहीं पा पाती तब मिलिट्री को बुलाया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर रिले वन जो है जब ऑपरेट करने में फेल हो जाएगी तब रिले टू करेगी, क्योंकि उसका एरिया नहीं है वो। ठीक है, इस अ, लेकिन क्या है यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब कि तुम कितने, अगर तुम्हें बुलाया गया तो क्या तुम काबू कर पाओगे फॉल्ट पे, यानी कि क्या ट्रैफिक सिग्नल जनरेट कर पाओगे, यानी कि पुलिस को अगर हमने बुलाया तो क्या पुलिस सिग्नल जनरेट कर पाई ट्रैफिक सिग्नल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिलायबिलिटी। ठीक है, अगर आर्मी को तुम बुला रहे हो तो क्या आर्मी वाले कैपेबल हैं सिस्टम को मतलब जो भी दंगा हो रहा है उसे रोकने के लिए, तो ये उनकी रिलायबिलिटी है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मतलब जब तक तुम्हें ना बुलाया जाए, तुम्हारी कॉल ना हो, तब तक तुम ऑपरेट नहीं करोगे।